हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम हाइब्रिडाइजेशन सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, जिसमें हमने ये करना स्टार्ट किया था कि वो मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट हों, तब हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे या स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो उसमें हमने sp हाइब्रिडाइजेशन से लेके sp3d हाइब्रिडाइजेशन तक जो वो पॉसिबल एग्जांपल्स थी वो हमने वहां कर ली हैं। वहां तक तो हमने कर लिया sp3d हाइब्रिडाइजेशन तक, पर आज हम शुरू कर रहे हैं, उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, डेट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। वो मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होंगे और साथ में होगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें हम स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे। तो हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं, तो इसमें पैटर्न वही रखना है जो हमने पहले sp हाइब्रिडाइजेशन से लेके sp3d हाइब्रिडाइजेशन तक रखा था। इसलिए पिछले लेक्चर आपने ध्यान से देखने हैं ताकि हम इसका भी पैटर्न अच्छी तरह समझ सकें। ये उसी पैटर्न में हम कर रहे हैं, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये उसी का कॉन्टिन्यूशन है। तो अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं sp3d2। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, अगर आपको याद हो तो हमने ये लिखा था bp प्लस lp इक्वल टू THO। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम कितना होता है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड। और दूसरी चीज जो हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाला, तो वहां हमने सीखा था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए THO की वैल्यू कितनी होती है, 6। इसका मतलब इस रिलेशन में bp और lp का सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मतलब THO की वैल्यू 6 आनी चाहिए, तब आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब अब हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाएंगे, और ये कॉम्बिनेशन करने भी आपको बताए थे। इस इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, सबसे पहला कॉम्बिनेशन वो बनाना होता है जिसमें लोन पेयर 0 आए। तो अगर लोन पेयर 0 रखोगे तो इधर कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ही तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 6 प्लस 0 आएगा इक्वल टू 6। ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन बना। इस कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो पेरेंट स्ट्रक्चर ही बनता है। जीरो लोन पेयर वाला जो कॉम्बिनेशन है, जीरो लोन पेयर वाला, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पेरेंट स्ट्रक्चर ही बनेगा। इसलिए हम हमेशा पहला स्ट्रक्चर वो बनाते हैं जो पेरेंट हो, ताकि बाकी जो उससे स्ट्रक्चर आपने ड्राइव करने हैं तो वो आप आसानी से सीख सको। तो इसका मतलब पहला कॉम्बिनेशन 6 प्लस 0 वाला कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। तो 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है तो उसका भी तरीका बताया था आपको। ये नंबर कम करते जाओ, ये नंबर बढ़ाते जाओ, तो अपने आप कॉम्बिनेशन आपको सामने नजर आते जाएंगे। तो अगला कॉम्बिनेशन क्या बना, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बना, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ठीक है। चलो अब पहले कॉम्बिनेशन में हम एग्जांपल बनाते हैं। जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है 6 प्लस 0। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने। ये इस इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म आपको क्या बताती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पता लग जाए तो एग्जांपल हम अपने आप भी तैयार कर सकते हैं। तो इसका मतलब इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स में देखो, तो ये कोई ऐसा सेंट्रल एटम है जो सिर्फ 6 बॉन्ड पेयर बना रहा है, या आप इसे बोल सकते हो ऐसा सेंट्रल एटम है जिसने सिर्फ 6 बॉन्ड पेयर बना रखे हैं और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब अगर इसने 6 बॉन्ड पेयर बना रखे हैं तो 6 बॉन्ड में सेंट्रल एटम के सिर्फ 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। इसका मतलब ये कोई ऐसा सेंट्रल एटम है जिसके पास सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कोई इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली फैमिली कौन सी थी, जरा याद करो जो ट्रिक बताई थी पी ब्लॉक के लिए। तो पी ब्लॉक के लिए क्या ट्रिक बताई थी, जो ग्रुप नंबर है उसका जो दूसरा डिजिट है वही उसके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास। इसका मतलब ये 16 ग्रुप का मेंबर होगा, क्योंकि 16 ग्रुप का दूसरा डिजिट 6 है, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका 6 ग्रुप का सेंट्रल एटम आपने इसमें लेना है। तो 6 ग्रुप आपका कौन सा है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। और कौन से मेंबर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो हम पहले मेंबर से सोचते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। मान लीजिए आपने सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ले लिया, क्या ये ऑक्सीजन हो सकता है सेंट्रल एटम। पर अब जरा ध्यान से देखो, ये सेंट्रल एटम यहाँ पे इसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं, क्या ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बना सकता है। नॉर्मल टेंडेंसी में 2 बनाता है, तीसरा तब बनाता है जब उसको कोऑर्डिनेट बनाना हो, तो 3 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है।
इसका मतलब इस केस में 16 ग्रुप का पहला जो मेंबर है दैट इज ऑक्सीजन, वो सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। तो अगर वो नहीं होगा तो हम उसके ग्रुप में उसका जो बड़ा भाई है उससे अगले वाला जो मेंबर है दैट इज सल्फर, वो आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम। तो इसका मतलब अब हम सेंट्रल एटम चुनेंगे, सल्फर। सल्फर ले लो या उसके नीचे वाला कोई भी ले लो, लेकिन उसके साथ सराउंडिंग एटम कौन सा लगाओगे? अब सराउंडिंग एटम का नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए हम हेलोजन को ही प्रेफर करेंगे। और सराउंडिंग एटम का नंबर अगर ज्यादा है तो सेंट्रल सराउंडिंग एटम भी वो लेना पड़ेगा जिसका साइज छोटा हो। तो इसका मतलब हम जनरली जो इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं, ये आपने सुनी होगी SF6। अब सल्फर की जगह इस ग्रुप का सेंट्रल एटम तो कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, क्योंकि सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, इस वजह से स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सल्फर F6, सेलेनियम F6, टेलुरियम F6, आप इनमें से कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हो, और भी एग्जांपल्स बना सकते हो। तो मैं इनमें से ये वाली एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा। जो इसका स्ट्रक्चर होगा बाकी सभी का स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। अब इसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पता कहां से लगेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से। इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरा इसमें लोन पेयर कितने हैं, 0। तो जो लोन पेयर जब 0 हो तो पेरेंट स्ट्रक्चर ही बनेगा। इसका मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में पेरेंट स्ट्रक्चर क्या था, एक ही स्ट्रक्चर था, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो हम यहां बनाने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो SF6 का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में किया पिछले लेक्चर्स में। तो ये आपका जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा था, इसमें आपने 4 बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में बनाए थे, मतलब 4 फ्लोरीन को आपने रखा था बोर्ड के प्लेन में, आपकी कॉपी के प्लेन में। तो यहाँ ये चारों बोर्ड के प्लेन में, इसको मैं डॉटेड लाइन से यहाँ दिखा देता हूं। तो यहाँ हमने डॉटेड लाइन से, ये स्क्वायर प्लेन बन गया। तो ये 4 फ्लोरीन सल्फर ये बोर्ड के प्लेन में, तो बचे 2 फ्लोरीन। वो दोनों फ्लोरीन कहाँ पे लगेंगे, एक फ्लोरीन आपका आएगा आउटसाइड प्लेन, दूसरा फ्लोरीन कहाँ आएगा, इनसाइड प्लेन। तो इसका मतलब 2 फ्लोरीन आपका आउटसाइड प्लेन और इनसाइड प्लेन जुड़ेंगे। और इसमें टोटल 90 के एंगल कितने थे, याद करो। ये जो एक आउटसाइड प्लेन वाला, ठीक है, 4 90 के इसने जोड़े थे, 4 90 के नीचे वाले ने जोड़े थे, नीचे वाले फ्लोरीन ने, और 4 इन चारों फ्लोरीन के आपस में थे। तो टोटल 12 90 के एंगल थे इसमें, 12 90 के थे और 3 180 के एंगल थे। 180 वाले तो सामने नजर आ जाते हैं भाई, कैसे, 1 2 3, ये 180 वाले सामने नजर आ जाते हैं, 3 180 के एंगल है। तो ये स्ट्रक्चर का नाम था, 2 नाम थे, स्क्वायर बाई पिरामिडल, और दूसरा नाम इसका क्या था, ऑक्टाहेड्रल। तो मैं यहाँ पे इसका पहला नाम लिख रहा हूं, डेट इज ऑक्टाहेड्रल, जिसको डिनोट किया जाएगा OH से, ऑक्टाहेड्रल या फिर OH से। चलो ये पहला एग्जांपल हो गया। ये अभी पेरेंट स्ट्रक्चर बना है, पेरेंट क्यों नाम दे रहे हैं इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर आ जाए तो फिर ये स्ट्रक्चर आपके ड्राइव स्ट्रक्चर बनने शुरू होंगे। अब आगे देखो कैसे होगा ये। अगला कॉम्बिनेशन है 5+1, 5+1 भी 6 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही रहेगी। तो अब देखो इसमें एग्जांपल बनाते हैं। तो इस इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म क्या बताती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो इसका मतलब ये कैसा सेंट्रल एटम है, ये कोई ऐसा सेंट्रल एटम है जिसने 5 बॉन्ड बना रखे हैं। तो 5 बॉन्ड में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर भी है, तो एक लोन पेयर में इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 और 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोचो कौन सा ग्रुप है अपने आप, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 17 ग्रुप, क्योंकि पी ब्लॉक में ट्रिक पड़ी थी कि 17 ग्रुप मतलब 17 का दूसरा डिजिट 7 ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 17 ग्रुप के, ठीक है। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हेलोजन हो सकता है, ठीक है। तब हेलोजन में सबसे पहला मेंबर कौन है, फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन हो सकता है? अब भाई फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 5 बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब ये फ्लोरीन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो फ्लोरीन से अगले वाला कोई भी मेंबर ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सेंट्रल एटम हेलोजन ले लिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सराउंडिंग में क्या लगाना है, हेलोजन लगाना है। तो अब हेलोजन भी वो लगाना जो छोटे साइज का हो, सिंपल सी बात है, सेंट्रल एटम बड़ा होना चाहिए और सराउंडिंग क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो सराउंडिंग आपका फ्लोरीन आप जोड़ दो सबके साथ, सबसे छोटा वो है, तो उसी से एग्जांपल बन जाएगी आपकी। इसका मतलब ClF5 लगाने कितने हैं फ्लोरीन, सराउंडिंग एटम 5, क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने हैं 5, ClF5 BrF5 IF5। इसका मतलब ये इनमें से कोई भी एग्जांपल ले लो, सब में सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी सेम है। चलो अब आ जाओ इसमें, मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, या एक इसकी जगह पे मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूं, जो आपने पेपर में कॉमनली देखा भी होगा, बहुत सारे पेपर्स में, जेई में नीट में
IF5, हम इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वही बाकी सभी का होगा, IF5। तो सबसे पहला काम, इसका स्ट्रक्चर तैयार कैसे करें, उसके लिए क्या पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3d2। अगर इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सबसे पहला काम होता है पेरेंट अरेंजमेंट बनाना। तो इसका पेरेंट अरेंजमेंट एक ही होगा, जो सबसे पहले बनाया वो पेरेंट अरेंजमेंट ही तो बनाया है, इसीलिए तो सबसे पहले उसको लिखा है। इसका मतलब ये पेरेंट अरेंजमेंट इसका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। नाम नहीं रखना ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये सिर्फ अरेंजमेंट बना रहे हम ऑक्टाहेड्रल, नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें लोन पेयर भी आएगा तो नाम बदल जाएंगे। इसका मतलब 4 ऐसे बॉन्ड बनाए बोर्ड के प्लेन में, और 2 अबव और बिलो द प्लेन आ जाएंगे, जैसे पहले किया था। इसको अगर मान लो अलग कलर से दिखाना चाहते हैं तो इसको अलग कलर से दिखा सकते हैं हम। मान लो ये 4 बॉन्ड, 4 पोजीशंस, अभी बॉन्ड भी नहीं बोलते इसको, लगाना तो बाद में है सारा कुछ। 4 पोजीशन आपकी बोर्ड के प्लेन में, और 2 पोजीशन कैसे लिखी थी आपने, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, इसलिए 2 पोजीशन को हम क्या करेंगे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन लिख देंगे। चलो अब लगाते हैं सारा कुछ, ठीक है। IF5, 5 तो फ्लोरीन है, पर एक इसमें लोन पेयर भी है, क्यों, क्योंकि ये हमने 5+1 कॉम्बिनेशन लिखा है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब इसमें एक लोन पेयर है। अब मैं लोन पेयर क्या करता हूं, इस लोन पेयर को मैं यहां पे लगा देता हूं नीचे, आप कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड एंगल 90 के हैं, तो सारे बॉन्ड एंगल ही सेम है, इसलिए कहीं भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं यहां लगा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको स्ट्रक्चर दिखाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपने लोन पर लगाया यहां पे, बाकी सारी पोजीशन पे आपने लगा दिया फ्लोरीन, इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा बन गया, अब जरा ऊपर देख लो, इतने स्ट्रक्चर का पार्ट का क्या नाम था, स्क्वायर, और ये 2 क्या बन गए थे, तंबू, और ये टेंट वाली चीज को क्या नाम दिया था, पिरामिड। एक पिरामिड, दूसरा पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिडल था। अब जब ये 2 तंबू वाला स्क्वायर बाई पिरामिडल है, आपने एक नीचे वाला तंबू या टेंट उखाड़ दिया, मतलब उसकी जगह लोन पेयर लगा दिया, तो जब एक टेंट हटा दोगे तो बाकी स्ट्रक्चर का नाम क्या बचेगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसलिए स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा जाता है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, इसका नाम बन गया स्क्वायर पिरामिडल। पर इसमें यह ध्यान देना पड़ेगा, बट नॉट परफेक्ट, ये आपका परफेक्ट नहीं है। जो स्क्वायर पिरामिडल है वो आपका परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है वो आप रीजन बताते हैं, ठीक है। ऊपर हमने कितने 90 के एंगल बोले थे, 12 90 के एंगल है ऑक्टाहेड्रल में। जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें 90 के एंगल 12 होते हैं। इसमें कितने बचे, अब ऐसे सोचना हो, 4 इसमें होते हैं स्क्वायर प्लेन में, 4 ये बनाता है ऊपर वाला फ्लोरीन, 4 नीचे वाला फ्लोरीन, इनसाइड प्लेन आउटसाइड प्लेन वाला फ्लोरीन, 4 4 बनाते हैं 12। तो आपने ये फ्लोरीन उखाड़ के यहाँ लोन पेयर लगा दिया, एक फ्लोरीन कम हो गया, एक फ्लोरीन कम हो गया, इसका मतलब 4 बॉन्ड एंगल सीधे गायब हो गए। जब ये हटाओगे फ्लोरीन तो 4 90 के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देखने में तो लग रहा है कि 8 बचे, ऊपर 12 थे नीचे 8 बचे, पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये लोन पेयर रिपेल भी तो करेगा। तो वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले ये जितने भी बॉन्ड आपको दिख रहे हैं इसको ऊपर की तरफ रिपेल कर देगा, तो इसका मतलब 90 का कोई एंगल बचेगा ही नहीं इसमें। तो इसमें सीधा सीधा पेपर में आपको लिखना होता है, डेट इज नो बॉन्ड एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। यही पेपर में बहुत कॉमनली आता है, इसमें एंगल पूछे जाते हैं, और एंगल इसमें सीधा सीधा क्या आएगा, नो बॉन्ड एंगल इक्वल टू 90। कोई बॉन्ड एंगल इसमें 90 का नहीं है। ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसीलिए लिखा है, बट नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि कोई भी बॉन्ड एंगल इसमें 90 का नहीं है, ठीक है। तो चलो ये स्ट्रक्चर हो गया, यही स्ट्रक्चर बाकियों में भी एप्लीकेबल है, ये हाईली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बेशक इसको मार्क कर लो आप, ठीक है। दूसरा आ जाओ, तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा 4+2 कॉम्बिनेशन। इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगा, पहले तो सेंट्रल एटम ढूंढते हैं, इक्वल टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म ये आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देगी सेंट्रल एटम के। ये ऐसा सेंट्रल एटम जिसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, पर इसके पास 2 लोन पेयर भी हैं, तो 2 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, तो 4 और 4 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली फैमिली नोबल गैस, और नोबल गैस में भी हमने खुद अगर एग्जांपल बनानी है तो कौन सी चुनेंगे, जो ग्रुप के लास्ट 2 मेंबर हैं, क्रिप्टन और जिनॉन, क्योंकि रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है उसको हमें जरूरत नहीं है, हम अपनी जो कॉमन एग्जांपल है वो क्रिप्टन और जिनॉन को लेके बनाएंगे। तो इसका मतलब उसके साथ जोड़ना क्या है, सेंट्रल एटम तो ढूंढ लिया, क्रिप्टन और जिनॉन में से कोई भी ले लो, ठीक है। सराउंडिंग एटम में कौन सा एटम लगाना था, तो आपको बोला था इसके लिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चुना करो, क्योंकि ये नोबल गैसेज हैं, हर किसी एरे गैरे के साथ कंपाउंड नहीं बना सकती, तो इसलिए आप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से हमने अपने लिए चुना, या फ्लोरीन ले लो या ऑक्सीजन, लेकिन हम फ्लोरीन चुनेंगे क्योंकि वो एक बॉन्ड बनाता है, उससे स्ट्रक्चर रिलेट करना हमारा आसान हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल चुना, लिए फ्लोरीन लगाने कितने हैं, सराउंडिंग एटम 4, ठीक है।
अब XeF4, क्रिप्टन F4, कोई मर्जी एग्जांपल बनाते रहो, सबका सेम ही स्ट्रक्चर आएगा। मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूं ये वाला, इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो बनाने का तरीका बड़ा आसान है, अब तो पता लग चुका है आपको अच्छी तरह से। XeF4, सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp3d2। sp3d2 तो सबसे पहला काम हमेशा क्या होता है, पेरेंट अरेंजमेंट ड्रॉ करना। तो यहां मैंने लिख दिया जिनोन, अब इसके अराउंड पेरेंट अरेंजमेंट बना दिया ये वाला। 4 बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, 4 पोजीशंस, और 2 पोजीशन, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। अब सारी जगह पे आपको क्या लगाना है, फ्लोरीन लगाना है। आपके पास फ्लोरीन है कितने हैं, 4 हैं। अब प्रॉब्लम ये है, फ्लोरीन तो लगा लोगे पर इधर 2 लोन पेयर भी हैं। लोन पेयर दोनों कहाँ रखें? अब लोन पेयर रिपल्शन तो मैक्सिमम होती है, वैसे एपर थ्योरी में हमने पढ़ा कि लोन पेयर जितना पास होंगे उतनी रिपल्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम है, तो हमें उसको कम करना है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो, यहां 3 180 के एंगल अवेलेबल है, तो इन तीनों 180 वाले एंगल में आप दोनों लोन पेयर को कहीं भी लगा सकते हो। लगाना लेकिन 180 पे है। मतलब अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये वाला अगर मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, ये मॉलिक्यूल, इसमें ये आपके 2 लोन पेयर हैं, अब बताओ ये स्ट्रक्चर सही है कि गलत है? ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं, स्टेबल है या अनस्टेबल है? ठीक है, तो आपने सिर्फ ये चेक करना है ये एंगल कितने का। अब ये मत कह देना कि ये एंगल 120 का है, क्योंकि देखने में ये 120 ही लग रहा है, पर इसमें भाई ऑक्टाहेड्रल में एंगल ही कौन सा होता है, एक ही तो एंगल होता है, डेट इज 90 का। इसका मतलब ये एंगल 90 का है। ठीक है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल सिर्फ, अच्छा ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है, ये वाला या फिर ये वाला, ये दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? अब ये दोनों ही सही है, क्यों? क्योंकि इसमें भी लोन पेयर 180 पे है, इसमें भी लोन पेयर 180 पे है। तो लोन पेयर लगाने हैं, कहीं भी लगाओ जहां दोनों लोन पेयर 180 पे आ जाए, ताकि रिपल्शन खत्म हो जाए, कैंसल आउट हो जाए सारी रिपल्शन। तो 180 पे सारी रिपल्शन खत्म हो जाती है पूरी तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास 3 पोजीशन अवेलेबल है, या तो 2 लोन पेयर यहां और यहां लगा दो, या यहां और यहां, या फिर यहां और यहां। यहां तीनों पोजीशन में से कहीं भी आप दोनों लोन पेयर को लगा सकते हो। तो मैंने इन दोनों को यहां लगा दिया आमने सामने, ताकि मैं आपको स्ट्रक्चर आसानी से दिखा सकूं। अब लोन पेयर रिपल्शन खत्म हो चुकी है, बाकी चारों जगह तो फ्लोरीन ही आना है। ठीक है, अब ये वाले जो फ्लोरीन है, इनको कहीं से रिपल्शन तो है नहीं है, इसलिए ये आपका कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, अगर इसको ध्यान से देखो, डॉटेड लाइन बना लो, ये लो, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा स्क्वायर प्लेनर, और ये परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर है। अब एंगल की बात आ गई, ऊपर कितने थे 12, और इसमें कितने थे 0। ठीक है, लेकिन इसमें कितने हैं, इसमें 90 के 4 बॉन्ड एंगल है, 90 के। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर है, ये सारे बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वो सिर्फ कितने के, 90 के एंगल है। इसका मतलब इसको आप लिखोगे स्क्वायर प्लेनर, ये आपका कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर। चलो अब इसको हम जरा थोड़ा 3D से सोच लेते हैं स्ट्रक्चर को। इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा 3D में भी सोच लेते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं SF4 का स्ट्रक्चर, SF6 का। सेंटर में येलो सल्फर है, 4 ग्रीन वाले वो फ्लोरीन है जो सेम स्क्वायर प्लेन में, इसको ऐसे सोच लो, ग्रीन वाले वो हैं जो आपके सेम स्क्वायर प्लेन में है, ऐसे। अब ये 4 स्क्वायर प्लेन वालों को मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक है, अब मैं 5वां फ्लोरीन लगाने जा रहा हूं। अभी पहले एंगल देख लो, अगर सल्फर है ये येलो और ये चारों फ्लोरीन है ग्रीन वाले जो सेम स्क्वायर प्लेन में है, तो इन चारों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो 90 के कितने एंगल दिख रहे हैं आपको? ठीक है, 4 दिख रहे हैं, वो पहले भी पढ़ा ही था। इसको अगर ऐसे रखा, तो ये 5वां फ्लोरीन लगाया यहाँ पे, ये रेड वाला चारों ग्रीन के 90 पे आया, इसका मतलब रेड वाले ने 4 90 के और जोड़ दिए, तो ये 8 90 के एंगल बन गए। तो इतने स्ट्रक्चर का नाम था स्क्वायर प्लेनर। पर जब आपने ये 90 पे लगा दिया रेड वाला, तो इसने एक तंबू गाड़ दिया, टेंट बना दिया, टेंट जैसी चीज बना दी, तो तंबू जैसी चीज को हम नाम देते हैं पिरामिड। तो इतनी स्ट्रक्चर का नाम बना स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, 90 के हो गए 8, और 6th फ्लोरीन जो बिलो द प्लेन है, ये रेड वाला अबव द प्लेन, और ये आपका रेड वाला 6th फ्लोरीन ये नीचे से लगा दिया, ये फ्लोरीन बिलो द प्लेन है। अब ये ग्रीन भी, ये रेड भी इन चारों ग्रीन के कितने एंगल पे है, ये भी 90 पे है। इसका मतलब इसने 4 90 के इसने जोड़ दिए। ठीक है, इसलिए अब टोटल 90 के हो गए 12। इसलिए इसमें बोला था आपको 90 के 12, सीधा देख लिया करो सामने से। स्क्वायर प्लेन के अंदर जो है, इस प्लेन के अंदर अंदर ये वाले सारे, ये कितने हैं 4 90 के, 4 ये बनाता है,
ठीक है, ऊपर वाला इसको ऐसे मान लो, जो ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, 4 ये बनाता है और 4 नीचे से ये बनाता है, ये वाला, तो टोटल 1290 के एंगल है। ठीक है, ये SF6 का स्ट्रक्चर है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, 180 के 3 है, वो पहले बता दिए, 1 2 3। ठीक है, अब इससे बनाया ये स्ट्रक्चर, कैसे बनाया? ठीक है, सिंपल सी चीज है, मैंने एक बॉन्ड पेयर उड़ाया और इसकी जगह पे एक लोन पेयर लगाया, ये लो, ये स्ट्रक्चर है अब आपका। अब ये बन गया IF5, येलो आयोडीन है, 4 वो फ्लोरीन है ग्रीन वाले, देख लो अच्छे से, 4 ग्रीन वाले वो फ्लोरीन है जो सेम प्लेन में है। ठीक है, जो दिखने में हमें प्लेन में बनाए थे, अपनी तरफ से प्लेन में बनाए थे। ये आपका एक्सियल वाला एक फ्लोरीन जो बचा है, और नीचे क्या लगा दिया मैंने? लोन पेयर लगा दिया। ठीक है, ये एक्सियल वाला फ्लोरीन है, ग्रीन वाला। अब देखो इसमें, अब इसको ऐसे देख लो स्ट्रक्चर को, या ऐसे देख लो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो अब जब हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया था, उसका स्ट्रक्चर का नाम था स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, जब हमने ऑक्टाहेड्रल बनाया था, वो तो था स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो आपने क्या किया, ये रेड वाला नीचे वाला हटा दिया, जब एक तंबू उखाड़ दिया, एक टेंट उखाड़ दिया नीचे वाला। जब नीचे वाला टेंट उखाड़ दिया तो ये क्या बन गया? देखो, इतना अगर स्ट्रक्चर होता तो ये स्क्वायर होता, स्क्वायर प्लेनर, लेकिन एक ये लगा हुआ है, इसलिए स्ट्रक्चर का नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर है, देखो सामने से स्क्वायर दिख रहा है, और ये क्या बन गया? पिरामिडल। इस पे 90 का ये तंबू लग गया एक आगे, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर का नाम लिखना होता तो ये नीचे वाला लोन पेयर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर का नाम स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, और दूसरी चीज, इसमें 90 के एंगल क्यों गायब हो गए? इसके लिए मैं उल्टा बना देता हूँ स्ट्रक्चर, ऐसे थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, लोन पेयर ऊपर कर देता हूँ, एक्सियल वाला फ्लोरीन मैं नीचे कर देता हूँ, रेड वाला, और ये 4 एक्सियल इसमें होता नहीं, ये वाला जो था बिलो द प्लेन वाला, अबव द प्लेन वाला फ्लोरीन रेड वाला, वो मैंने नीचे कर दिया। अब देखो, ये 4 ग्रीन वाले जो हमें सेम प्लेन में नजर आ रहे थे पिछले स्ट्रक्चर में, ऑक्टाहेड्रल में, उनके साथ क्या हुआ? ये लोन पेयर ने इन चारों को रिपेल किया और ये चारों आगे आपके नीचे की तरफ। अब देखो जरा ध्यान से, क्या कोई भी 90 का एंगल इसमें बचा? बचा ही नहीं, तो इसलिए नो बॉन्ड एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ये इस चीज को अगर आप सिर पे रख लो तो ये छाते जैसा भी बनता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं अम्ब्रेला शेप। अम्ब्रेला शेप भी बोला जाता है इसको। तो ये IF5 का स्ट्रक्चर है, ऐसे देख लो, लोन पेयर ऊपर रखो ऐसे बनेगा, लोन पेयर नीचे रखो तो ये ऐसे बनेगा, और ये मैंने इसको इस तरीके से बनाया। ये है आपका इसका स्ट्रक्चर, सामने से देखना ऐसे, ये आउटसाइड द प्लेन दिखेगा रेड वाला, और लोन पेयर कहाँ दिखेगा? इनसाइड द प्लेन। इसको ऐसे रखना, तब ऐसे, ये रेड वाला ऊपर अबव द प्लेन और ये वाला आपका बिलो द प्लेन, और ये 4 ग्रीन वाले सेम प्लेन वाले फ्लोरीन। ठीक है, इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल का कंसेप्ट नहीं होता, वो बिल्कुल भी मत लगाना। ठीक है, वो सिर्फ होता है जिसमें BP लगता है, TBP और PBP में। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। इससे बनाना ये कैसे बनाए? सिंपल सी बात है, जहां एक बॉन्ड पेयर और उड़ा दो, एक फ्लोरीन और उड़ा दो, ये फ्लोरीन उड़ाया और इसकी जगह ये लोन पेयर एक और लगाया। ठीक है, ये बन गया जिनोन टेट्राफ्लोराइड, XeF4। अब येलो आपका जिनोन है, 4 ये फ्लोरीन है जो ग्रीन वाले मैंने पकड़ रखे हैं, ये 4 फ्लोरीन है, और ये 2 आपके लोन पेयर जो अब मैंने पकड़े हैं। तो अब अपने आप सोचो, लोन पेयर तो 180 पे आ गए, रिपल्शन तो खत्म ही हो गई। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाला इसका स्ट्रक्चर है, सामने से दिख रहा होगा आपको, कहीं से भी देख लो। ठीक है, अब ये कहीं कोई रिपल्शन है ही नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर प्लेन बन गया, ये आपका बन गया परफेक्ट स्क्वायर प्लेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें 490 के एंगल इसमें होंगे। ठीक है, तो ये हमारी टाइप हो गई sp3d2। अब इसमें जो लास्ट कैटेगरी है डेट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो हम करेंगे। पहले इसको लिख लो थोड़ा, या स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करके हटे हैं। तो अब अगली टाइप है, जो लास्ट टाइप भी है इस कैटेगरी में, उसका नाम है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले पैटर्न के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमने लिखा Bp + Lp = THO। तो इस बार ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि जो Bp और Lp का सम कितना आना चाहिए, या ऐसे बोलो कि THO की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। तो जो पिछले लेक्चर में हमने फार्मूला पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंगली THO की वैल्यू 7 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d3। अब इसको मैं सिंप्लीफाई और कर देता हूँ। कैसे पता लगा 7 ही होनी चाहिए? ठीक है, थोड़ा इससे भी रिलेट करो। एक S वाला, P वाले 3, D वाले 3, तो कितनी वैल्यू हो गई टोटल? S के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है ना, S की पावर 1 है, तो S1, P 3 है, D वाले 3 है, 1 + 3 + 3, तो कितना हो गया? 7 ही हो गया। तो यही तो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर। तो आप इस ट्रिक से भी देख सकते हो। तो इसका मतलब जो आपका
बीपी और एलपी का जो सम है वो 7 होना चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके बाद आ जाओ, अब हमें ये कॉम्बिनेशन बताने हैं। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएं कि वैल्यू 7 आ जाए राइट हैंड साइड पे। तो पहला कॉम्बिनेशन, पहला हमेशा कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है? जिसमें आपका लोन पेयर कितना हो? 0। तो अगर इसको 0 रखोगे, इधर 7 रखोगे, तो नो डाउट यहाँ 7 ही लिखना पड़ेगा। 7 + 0 = 7, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा, ये नंबर अब कैसे बनाने हैं? ये नंबर कम करते जाओ और ये नंबर बढ़ाते जाओ। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना? 6 + 1 = 7। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बना? और कम कर दो, 5 + 2 = 7। तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है जिससे रिलेटेड आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन 7 + 0। ये कोई ऐसा सेंट्रल एटम है जिसने 7 बॉन्ड बना रखे हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, तो 7 बॉन्ड में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली फैमिली सीधा ही है, कौन सी? हैलोजन। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब प्रॉब्लम ये है कि बॉन्ड 7 बनाने हैं, तो फ्लोरीन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी चीज, सराउंडिंग एटम का नंबर इतना ज्यादा है, क्योंकि 7 सराउंडिंग एटम लगाने हैं, कि सराउंडिंग एटम का नंबर इतना ज्यादा है कि सेंट्रल एटम आपको ग्रुप का सबसे बड़ा एटम लेना पड़ेगा। ग्रुप का सबसे बड़ा कौन है? आयोडीन। अब सेंट्रल एटम आयोडीन लेना पड़ेगा, और दूसरी तरफ सराउंडिंग एटम सबसे छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? ठीक है, कौन सा हेलोजन है? वो कौन सा हेलोजन है? फ्लोरीन है, जो सबसे छोटा है। सेंट्रल एटम आयोडीन, सराउंडिंग फ्लोरीन। फ्लोरीन लगाने कितने हैं? 7। तो IF7 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल करना है इसमें आपको, तो इसमें आपका एग्जाम्पल कौन सा आ गया? IF7। तो IF7 का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में किया था हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में, जिसमें लिखा था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो उसकी जो लास्ट टाइप एक्सप्लेन की थी sp3d3 में, IF7 का ही एग्जाम्पल लिखा था। आप उसको पिछले लेक्चर में जाके देख लेना, पिछले जो लेक्चर्स किए हैं उसमें। तो IF7, तो अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये तो सीधा ही है, क्योंकि इसमें बनेगा कौन सा? पेरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि लोन पेयर तो कोई है नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो पेरेंट स्ट्रक्चर कहां से पता लग जाएगा? ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3d3। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में एक ही स्ट्रक्चर बनता है, और वो स्ट्रक्चर कौन सा है? डेट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। नाम से पता लग रहा है, पेंटागोनल। पेंटागोनल मतलब 5 बॉन्ड, ठीक है, 5 बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे इसमें। तो ये किया हुआ ऑलरेडी, नो डाउट, बार बार एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत, वहां किया था हमने। तो ये लो, इसको और तरीके से भी बताया था आपको कि जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जो सेम प्लेन वाले बॉन्ड है उसको आप पहले 5, क्योंकि 5 बॉन्ड को सेम प्लेन में रखना है ना, तो एक पेंटागन बना लो यहाँ पे, जैसे ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके। ये लो, अब इसमें सेंटर में आपने क्या रखना है? ये दोनों तरफ से बराबर कर लो ताकि आप अच्छे से चीज को समझ पाओ। चलो, इसको दोनों तरफ से बराबर कर दिया। ये लो, सेंटर में रखा आयोडीन। पेंटागन के जितने 5 कॉर्नर है वहां पे आप क्या जोड़ दो? एक एक फ्लोरीन लगा दो। ये लो, सिंपल सा काम। 5 फ्लोरीन, ये और ये 5 बॉन्ड जो बोर्ड के प्लेन में है, 5 बॉन्ड जो बोर्ड के प्लेन में, इनको क्या नाम दिया था? जो सेम प्लेन वाले, इसको क्या नाम दिया था? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इसको हम डिनोट कर देंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड, ई से डिनोट कर देंगे, छोटे ई से। ये लो, ये 5 बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, और फ्लोरीन का नाम नो डाउट इक्वेटोरियल फ्लोरीन बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड एंगल था, ये बॉन्ड एंगल कितने का था? इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल का 72 का, ठीक है। तो इसका मतलब इतने स्ट्रक्चर का नाम लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? पेंटागोनल प्लेनर। बोर्ड के प्लेन में है 5, इसलिए पेंटागोनल प्लेनर। इतने स्ट्रक्चर का नाम तो बता दिया आपने। अब बचे 2 फ्लोरीन, वो दोनों कौन से फ्लोरीन है? एक्सियल वाले। तो अब वो कैसे लगाने उसका भी बताया था आपको डिटेल में, रफली बता देता हूं यहाँ पे। 6th फ्लोरीन वो कहाँ लगेगा? ये रखा 6th फ्लोरीन, ब्लू वाला। ये फ्लोरीन मान लो, ये बॉन्ड मान लो, ये फ्लोरीन मान लो। ये फ्लोरीन रखा यहाँ पे। ये फ्लोरीन इन 5 फ्लोरीन के कितने एंगल पे आएगा? 5 इक्वेटोरियल वाले फ्लोरीन के 90 डिग्री पे आएगा ये एक्सियल वाला पहला फ्लोरीन। तो इसका मतलब 5 90 के एंगल अकेला ये फ्लोरीन बना देगा, पहला एक्सियल फ्लोरीन। तो दूसरा फ्लोरीन कहाँ है? इसका उल्टा कर लो, एक फ्लोरीन इनसाइड प्लेन है, तो वो भी जब इनसाइड प्लेन लगाओगे तो इन 5 के 90 पे आएगा।
तो इन पांचों के 90 पे आएगा तो 90 के 5 और ऐड हो जाएंगे, 10 90 के एंगल होंगे। ठीक है, अब जरा नाम देख लो, नाम कैसे लिखा था इसका। इतने स्ट्रक्चर अगर मान लो एक्सियल फ्लोरीन ना लगाओ दोनों, तो अभी तो सिर्फ 5 इक्विटोरियल फ्लोरीन है, इतने स्ट्रक्चर का नाम क्या लिखोगे, पेंटागोनल प्लेनर। पर जब आप 5वां फ्लोरीन लगाओगे यहाँ पे 90 पे, ये वाला सिक्स्थ फ्लोरीन जब यहाँ लगाओगे तो ये सिक्स्थ वाला पांचों के इक्विटोरियल के 90 पे आएगा। इसलिए इसने एक तरह से ये तंबू गाड़ दिया, टेंट लगा दिया इसके ऊपर, 90 वाला टेंट लगा देता है, तंबू गाड़ देता है। इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम अब क्या बन जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल, क्योंकि एक तंबू गाड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक 90 वाला अंदर भी लगा हुआ है, 90 पे वो है तो वो भी अंदर टेंट लगा देगा, तंबू जैसी चीज बना देगा, तो दूसरा पिरामिड अंदर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या बन गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इस स्ट्रक्चर का नाम लिखा था हमने पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब ये बॉन्ड भी लिख लो इसके, ये आपका पहला एक्सियल फ्लोरीन, ए से डिनोट कर दो, ये दूसरा एक्सियल फ्लोरीन, ए से डिनोट कर दो इसको, ये दूसरा एक्सियल फ्लोरीन। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नाम पूरा लिख देता हूं एक बार, क्योंकि अब इसको यूज करना है बार बार, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो जिसको हमने किससे डिनोट किया था, आपको याद होगा अच्छे से, पीबीपी से। इस स्ट्रक्चर को हमने डिनोट किया था पीबीपी से, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया बाई पिरामिडल, पीबीपी। ठीक है, बस आपको याद ये रखना है, ये ऊपर वाला जो अबव द प्लेन मान लो इसको फ्लोरीन है, या आउटसाइड प्लेन मान लो फ्लोरीन, वो भी 590 के बनाता है, नीचे वाला जो फ्लोरीन है वो भी 590 के बनाता है। एक एक्सियल 590 के, दूसरा एक्सियल 590 के, टोटल 1090 के एंगल इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि अगले स्ट्रक्चर में रिलेट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, अगर लिखना चाहो दोबारा से लिख लो। इसमें एक्सियल एंड इक्विटोरियल का एंगल कितना है, 90 का। ठीक है, और कितने थे ये, 10। दूसरा हमने लिखा था इक्विटोरियल एंड इक्विटोरियल का एंगल कितना है, ई एंड ई का, ये था आपका 72, और ये कितने थे, 5, ये भी लिखा था। और तीसरी चीज हमने क्या लिखा था, ए एंड ए का एंगल कितना है, ये वाला, एक ही एंगल एक्सियल और एक्सियल का, 180 का सिर्फ एक एंगल। तो ये एंगल हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में अच्छे से। तो ये अभी पेरेंट स्ट्रक्चर ही ड्रॉ किया है, अब ड्राइव्ड स्ट्रक्चर करते हैं जिसमें लोन पेयर भी आएंगे। अब ये देखो जरा, ये किस ग्रुप का सेंट्रल एटम है, लेफ्ट हैंड साइड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देती है सेंट्रल एटम के। ऐसा सेंट्रल एटम जिसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं, 6 बॉन्ड में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस। ठीक है, तो नोबल गैस में कौन सी लेनी है, क्रिप्टन या जीनोन। मैं इसमें आपको ये एग्जांपल लेता हूं, एक्सी वाला, जीनोन वाला। और इसके साथ जोड़ना किसको है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उसमें भी कौन सा, फ्लोरीन, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो लेकिन फ्लोरीन जोड़ने कितने हैं, 6, तो ये आ गया आपका XeF6 का, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो हम इसको अब स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है XeF6। ठीक है, तो XeF6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। चलो अब शुरू करते हैं, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनेगा, मतलब पैटर्न वही है लेकिन लोन पे आने की वजह से कुछ उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आएगी, वो हम देख लेंगे। XeF6 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। sp3d2 है तो पेरेंट अरेंजमेंट क्या है, एक ही है ये XeF6 का। तो चलो पहले इसी को बनाते हैं। ये लो, हम पहले रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 5 बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, जिनको आपने क्या नाम दिया था, इक्विटोरियल फ्लोरीन। ठीक है, सिंपल इक्विटोरियल बॉन्ड, 5 बॉन्ड का नाम इक्विटोरियल बॉन्ड, जो बोर्ड के प्लेन में ऐसे। तो बाकी कौन से बचे, 2 बचे, उन दोनों का क्या नाम लिखा था ऊपर हमने, उन दोनों का नाम लिखा था हमने एक्सियल। अब देखो, अब बात आ गई, इसमें 6 तो फ्लोरीन है, पर एक इसमें लोन पेयर भी है क्योंकि 6+1 कॉम्बिनेशन है। और ये लोन पेयर आपको कहाँ लगाना है, अगर तो वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए जो रूल लिखा था टीबीपी के लिए पिछले लेक्चर में, ये पिछले पार्ट में, तो टीबीपी के लिए आपने क्या लिखा था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में आपने लिखा था बेंट्स रूल। और बेंट रूल क्या कहता है, लोन पेयर कहाँ लगेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में लोन पेयर कहाँ लगेगा, इक्विटोरियल में। अगर मान लो हम लोन पेयर यहां लगाते इक्विटोरियल पे, तब क्या प्रॉब्लम आती, देखो लोन पेयर आपने ई वाली पोजीशन पे लगाना है, जहां ई लिखा है 5 पोजीशन है जो इक्विटोरियल वाली, वहां लगा देना, मतलब ये वाली पोजीशन पे। यहां मान लो मैंने लोन पेयर लगा दिया, अब यहां अगर लोन पेयर लगाओगे तो बाकी सारी जगह क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा ऐसे। इससे होगा क्या, देखो इक्विटोरियल वाली लगाने पे
ये लोन पेयर को नियरेस्ट रिपल्शन कितने एंगल पे मिलेगी? अब इस चीज को देखो ध्यान से, एक तो ये फ्लोरीन रिपेल करेगा और एक ये फ्लोरीन मान लो रिपेल कर रहा है इसको। ये नियरेस्ट रिपल्शन कितने एंगल पे मिल रही है? ये 72 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये वाला जो एंगल था ये कितना था, ई और ई का, 72 का। इसको नियरेस्ट रिपल्शन मिलती है 72 पे। तो वेसेपर थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम रिपल्शन 90 डिग्री पे होती है। तो यहाँ तो ये 90 से भी कम हो गया एंगल, तो 90 से भी कम हो गया, तो यहाँ तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। तो अगर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब लोन पेयर यहाँ टिक नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर फ्लोरीन लोन पेयर यहाँ लगा दिया तो ये दोनों जो फ्लोरीन है, मान लो ये दोनों फ्लोरीन इसको लात मार के यहाँ से भगा देंगे, तो इसका मतलब लोन पेयर यहाँ नहीं टिक पाएगा। तो फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? अगर आप इक्वेटोरियल में नहीं लगाते लोन पेयर, तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी एक्सियल पोजीशन पे लगाओगे। इसका मतलब चलो अब एक्सियल पोजीशन पे लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, ये लो। अब यहाँ पे एक्सियल पे लोन पेयर लगा दिया। अब जरा देखते हैं इसकी रिपल्शन कम हुई है कि ज्यादा हुई है। इसको नियरेस्ट रिपल्शन कितने एंगल पे मिलेगी? एक ये वाले फ्लोरीन से मान लो, एक दो देख लो ना, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नियरेस्ट जो रिपल्शन है इस फ्लोरीन ने दिया और इसने दिया, और इसका एंगल कितना, ये वाला एंगल कितना, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला 90 का। तो इसको नियरेस्ट रिपल्शन मिली 90 पे। पहले जब आपने लोन पेयर यहाँ लगाया था तब मिली थी 72 पे, अब यहाँ लगाया तो 90 पे मिल रही है रिपल्शन। एंगल बढ़ चुका है, रिपल्शन कम हो चुकी है। पर वेसेपर थ्योरी में तो ये लिखा था कि 90 पे तो रिपल्शन मैक्सिमम होती है, तो अभी भी तो 90 का एंगल है। इसका मतलब क्या है कि रिपल्शन तो अभी भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर रिपल्शन अभी भी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ भी लोन पेयर नहीं टिक पाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों फ्लोरीन इसको लात मार के भगा देते हैं। इसका मतलब लोन पेयर यहाँ रखोगे तो ये दोनों लात मार के भगा देंगे, यहाँ रखोगे तो ये दोनों इसको लात मार के भगा देंगे। इसका मतलब लोन पेयर तो कहीं टिक के रह नहीं पाएगा, पूरे स्ट्रक्चर में ही घूमता फिरता रहेगा लगातार, ठीक है। इसका मतलब ये एक तरह से स्टेबल लोन पेयर पोजीशन नहीं है। पोजीशन जो इसकी है वो स्टेबल नहीं है, लोन पेयर की लगातार घूमने फिरने वाली पोजीशन है। इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होता है। अब ये देखो, इसका स्ट्रक्चर आपका कन्वर्ट हो जाएगा नियरली ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में, क्योंकि 6 बॉन्ड है ना, तो 6 बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर में रिपल्शंस की वजह से ओवरऑल जो नेट आपका इसका स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के आसपास। लेकिन उसको वो भी ऑक्टाहेड्रल सीधा साधा नहीं है, ठीक है। देखो कैसा होगा, आप देखना जरा इसको, ये फाइनल स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो ये आपका ये स्ट्रक्चर है एक, ठीक है, ये फ्लोरीन, आप कहीं भी लगा लो इसको, ये ऐसे कर लो इसको, चलो ऐसे ऐसे दिखाते हैं। 4 फ्लोरीन ऐसे, और ये आपका 2 ये हो गए 6 फ्लोरीन। अब ये तो लगभग ऑक्टाहेड्रल जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें लोन पेयर भी तो है, चाहे वो घूम फिर रहा है तो स्ट्रक्चर के अंदर ही ना। अब ये लोन पेयर हम दिखाएंगे यहाँ पे। अगर पहले जरा ध्यान दो, ये इतना स्ट्रक्चर अगर लिखना होता है लोन पेयर के बिना, तो 6 बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? अभी पीछे तो पढ़ के आए ऑक्टाहेड्रल, इतना स्ट्रक्चर देखो तो ये ऑक्टाहेड्रल ही बन रहा है अभी देखने में लग रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर आने से रिपल्शन बढ़ेंगी, तो जहां लोन पे रिपल्शन करेगा वहां बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, 90 का तो रहेगा नहीं। इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल तो है, पर ये टूटा फूटा ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर आ गया बीच में, तो लोन पेयर टूटा फूटा ऑक्टाहेड्रल है, मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। इस ऑक्टाहेड्रल को नाम दिया जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल OH, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और एक नाम इसका और है, देखो ये देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को आपने कैप पहना दिया हो, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। पूरा लिख लो OH, ठीक है, OH मतलब ऑक्टाहेड्रल, यहां भी इसका क्या मतलब है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक बार पूरा लिख लो, दूसरी बार OH ही रहने दो चाहे। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ये इसका नाम हो गया, ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर है। इसमें 2 बॉन्ड एंगल गिने जाएंगे, एक तो 90 का होगा पतले, पर जहां पे लोन पेयर बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है, उन वाले बॉन्ड्स को रिपल्शन बहुत ज्यादा मिलेगी, तो उनके आसपास वाले जो एंगल है वो 72 के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बता सकते हो कि इसमें एक 90 का एंगल होता है और एक इसमें 72 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन मेन इसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है XeF6 का, तो वो स्ट्रक्चर क्या है आपका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल।
अब यहाँ पे एक चीज और आपने सीखी है जो अभी मैंने लिखी नहीं है, अब लिखूंगा। सीखी क्या है कि जब आप लोन पेयर को कहाँ लगाते हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन जब लोन पेयर को आपने एक्सियल पे लगाया था, थोड़ी रिपल्शन कम हो गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने बेंट्स रूल लगाना हो इस स्ट्रक्चर में, पेंटागनल बाई पिरामिडल में, तो ये टीबीपी का उल्टा हो जाएगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में बेंट्स रूल क्या कहता है कि लोन पेयर कहाँ लगाना है, एक्सियल पे। लेकिन पेंटागनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर कहाँ लगाना है, वहां क्या बोला था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में बेंट्स रूल ने बोला था कि लोन पेयर लगाना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लेकिन ये वाला जो आपका पेंटागनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लोन पेयर आपने कहाँ लगाना है, एक्सियल पे। ये बेंट्स रूल कहता है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात लिखना इसको, ये वाली चीज अभी मैं आपको बता देता हूँ ऐसे सीधा सीधा। टीबीपी आपने लिखा था कि लोन पेयर कहाँ लगेगा, इक्वेटोरियल पे। वो था sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बना था। लेकिन पेंटागनल बाई पिरामिडल में यही बेंट रूल उल्टा बोल रहा है। ये क्या कह रहा है कि लोन पेयर कहाँ लगेगा, एक्सियल पे, क्योंकि इसको यहाँ रिपल्शन कम मिलती है। मेन पर्पस तो यही है ना कि रिपल्शन कम मिले, तो वहां उसको इक्वेटोरियल में कम मिली थी, यहाँ कहाँ मिली कम, उसको एक्सियल में। इसलिए पेंटागनल बाई पिरामिड में लोन पेयर एक्सियल पे लगेगा। तो इसलिए छोटा सा हम हिंट लिख देते हैं यहाँ पे याद रखने के लिए, बेंट्स रूल, ठीक है। बेंट्स रूल किसके लिए, फॉर पीबीपी, पेंटागनल बाई पिरामिडल। इसके लिए बेंट रूल क्या कहता है कि लोन पेयर आप हमेशा कहाँ लगाओगे, एक्सियल पे। बस इतना बहुत है इसके लिए, इससे हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, लोन पेयर एक्सियल पे। चलो अब फाइनल स्ट्रक्चर, इसकी लास्ट टाइप 5+2 कॉम्बिनेशन। अब ऐसे गिनना हो तो ये किस ग्रुप का सेंट्रल एटम है, पहले तो यही देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या बताती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब इसमें 5 तो बॉन्ड बना रखे हैं, इसने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 5 बॉन्ड में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इसके पास लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 4 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली तो भाई फैमिली कोई नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वो भी किसके हैं, ग्रुप 18 के। अब 19 ग्रुप तो है नहीं है यहाँ पे, तो 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली तो कोई फैमिली होती नहीं है। तो फिर इसका सेंट्रल एटम कैसे ढूंढेंगे, इसका एक ही तरीका है कि आप ग्रुप 18 का सेंट्रल एटम ले लो, उसके पास तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो वो सेंट्रल एटम लोगे ग्रुप 18 का, उस पर -1 चार्ज ले लो। तो जब उस पर -1 चार्ज लोगे तो ऑटोमेटिकली 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे। तो हम ग्रुप 18 का मेंबर लेंगे, ग्रुप 18 का मैं ले रहा हूं जिनॉन, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल करनी है जो हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनॉन, इस पे क्या चार्ज लेना, अभी तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिनॉन के पास, इस पे पहले ही माइनस चार्ज लगा दो, ये लो माइनस, तो कितने हो गए, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लगाना क्या इसके साथ, सराउंडिंग एटम कितने लगाने हैं, 5, और लगाना भी कौन सा है, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन लगाने कितने हैं, 5, तो ये बन गया XeF5 माइनस, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एग्जांपल। तो अब इसका स्ट्रक्चर आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को देखो, स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले करते आ रहे हैं, सेम वही पैटर्न है, और कोई पैटर्न है ही नहीं है। इसलिए जिसने sp हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ ली, sp और sp2, तो आने वाली टाइप्स तो आप ऐसे ही चुटकियों में कर लोगे। इसलिए इन लेक्चर्स को, पुराने लेक्चर्स को देखना बहुत जरूरी है। तो अब देखो इसको, XeF5 माइनस sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका पेरेंट अरेंजमेंट क्या होगा, यही होगा। तो पहले यही बना लेते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने रखा जिनॉन, तो 5 बॉन्ड तो आपने सेम प्लेन में रखने हैं, बोर्ड के प्लेन में, जिनको आपने क्या लिखना है, इक्वेटोरियल। मैं इसके अराउंड ये बना लेता हूं पहले, पेंटागन जो बनाते हैं हम, ठीक है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है थोड़ा अच्छा बन जाए। ये लो, ये 5 तो आपने रखे सेम प्लेन में, हमें इसको जिनॉन को रखता हूं इस पेंटागन के सेंटर में, सेंटर में रखा, ठीक है। 5 पोजीशन मेरे पास ये वाली हैं जो बोर्ड के प्लेन में है। इन 5 पोजीशन का नाम क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशंस। ये लो, ई से डिनोट कर देते हैं 5 पोजीशन, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन। बची 2 पोजीशन, इसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं। ये लो, ये दोनों पोजीशन का नाम क्या है, एक्सियल पोजीशंस, ठीक है। अब देखो लगाने के लिए क्या है, 5 तो फ्लोरीन है, पर प्रॉब्लम ये है इसमें 2 लोन पेयर भी तो है। ये कॉम्बिनेशन नहीं बता दिया सारा कुछ, 2 इसमें लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर कहाँ लगाएं। तो पहले तो बेंट्स रूल ही दिमाग में रख लो। पेंटागनल बाई पिरामिडल के लिए क्या रूल लगाया आपने, पेंटागनल बाई पिरामिडल के लिए लोन पेयर कहाँ लाई करेंगे, एक्सियल पे। तो इसका मतलब दोनों लोन पेयर अगर एक्सियल पे रख दें, क्या कोई फायदा होता है, वो देख लेते हैं। ये पहला लोन पेयर एक्सियल पे, ये दूसरा लोन पेयर एक्सियल पे।
तो जैसे ही आपने ऐसे लगाया तो ये लोन पेयर वाली रिपल्शन तो खत्म ही हो गई। 180 पे क्या होती है, पूरी तरह कैंसल आउट हो जाती है, दोनों रिपल्शन सेम, ठीक है, सेम प्लेन में सेम एंगल हो तो रिपल्शन खत्म हो जाती हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों लोन पेयर सेम प्लेन में आ गए और इनके बीच का एंगल जो है वो सेम है, मतलब 180 पे आ गए तो रिपल्शन टोटली कैंसल आउट हो गई, ठीक है। तो इसकी रिपल्शन कैंसल हो गई, इसलिए फायदा हो गया, इसका मतलब लोन पे रिपल्शन तो खत्म है, तो बचे क्या, 5 फ्लोरीन। ये जो 5 फ्लोरीन है, ये पांचों को आपने रखा कौन सी, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और जिनोन पे दे दिया -4। ये चार्ज भी तो कहीं लगाना पड़ेगा ना, ये Xgf5- का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें देखो, जब स्ट्रक्चर का नाम लिखना है तो फिर तो लोन पेयर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, लोन पेयर तो दिखेगा ही नहीं, तो बाकी सारा स्ट्रक्चर तो कॉपी के प्लेन में है, और कॉपी के प्लेन में पांचों बॉन्ड सेम प्लेन में है, इसलिए इसका नाम बन गया पेंटागोनल प्लेनर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। ये स्ट्रक्चर बन गया पेंटागोनल प्लेनर, जो हाईली इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें पूछे इसमें 90 के कितने एंगल हैं, अरे भाई 90 वाला तो कोई एंगल ही नहीं है, 90 पे तो लोन पेयर आ गए, तो इसका मतलब इसमें यह पूछा जा सकता है कि 72 के कितने एंगल हैं, तो 72 के एंगल इसमें टोटल 5 है, और ये बिल्कुल परफेक्ट आपका पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ये हमारी हो गई सारी टाइप। अब हमने जो अभी तक पढ़ा, एक तो हमने सबसे पहले पढ़ा, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हमने पहले पढ़ी 6 टाइप, sp से लेके sp3d3 तक, जिसमें हमने ये सीखा कि जब सिर्फ बॉन्ड पेयर हो तब जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कौन से बनते हैं, पेरेंट स्ट्रक्चर। और वहां से हमने एक चीज सीखी कि ये वो जो 6 पेरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्हीं 6 पेरेंट स्ट्रक्चर से बाकी सारे स्ट्रक्चर हम ड्राइव करते हैं। तो इसलिए वो 6 पेरेंट स्ट्रक्चर का नाम, बॉन्ड एंगल, सारा कुछ टिप्स पे होना चाहिए हर वक्त, ताकि बाकी सारे स्ट्रक्चर उससे डेवलप कर सकें। जब वो पढ़ लिया, उसके बाद हमने ये हेडिंग दिया था, हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। तो जब ये हेडिंग दिया, उसके बाद हमने वो मॉलिक्यूल चुने जिनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आते हैं, तो सबका स्ट्रक्चर हमने कर दिया। और इसमें भी हमने कैटेगरी कैसे बनाई, sp हाइब्रिडाइजेशन से लेके sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तक लगातार हमने सारी जितनी पॉसिबल एग्जांपल्स हैं वो सारी कर डाली। इसका मतलब अब आप इस लायक बन चुके हो कि कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप चुटकियों में कर सकते हो, अगर ये वाला हेडिंग आपको अच्छे से समझ आया, हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, क्योंकि इसमें पेरेंट और ड्राइव स्ट्रक्चर दोनों अच्छे से एक्सप्लेन किए। जो पहला था वो पेरेंट स्ट्रक्चर, और बाकी सारे जो उससे बनने वाले थे वो ड्राइव स्ट्रक्चर। तो अब इसके अलावा बचता क्या है, मॉलिक्यूल तो कोई भी आ जाए, तो बनाना तो इसी तरीके से ही है जैसे हमने सारा एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये जो 6 टाइप इस हेडिंग के अंदर पढ़ी आपने, sp से लेके sp3d3 तक, इन टाइप्स के कॉम्बिनेशंस को आपको याद करना पड़ेगा। आपको कैसे याद रखना है कि जैसे मान लो ये याद रखना पड़ेगा, sp3d3 में कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 7+0, 6+1, 5+2। आपको ये याद रखना पड़ेगा हर वक्त कि 7+0 में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन 6+1 में क्या बनता है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। किसी भी मॉलिक्यूल में 6+1 कॉम्बिनेशन आ गया तो स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और तीसरा, अगर 5+2 कॉम्बिनेशन होगा तो स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, पेंटागोनल प्लेनर। इसका मतलब हर हाइब्रिडाइजेशन के जो 3-3, 4-4 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, उन कॉम्बिनेशंस को दिमाग में रखो, और कॉम्बिनेशन को देख के सीधा आप बता सकते हो कि इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है। जब ये कॉम्बिनेशन सिर्फ आप याद कर लोगे ना, और उसके बनने वाले नाम जो है वो याद कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें दिमाग में खुलती जाएंगी। फिर देखो जरा ये केमिस्ट्री का जो ये पार्ट है कितना अच्छा लगता है, और जब बॉन्डिंग अच्छे से आती है ना, केमिकल बॉन्डिंग का ये वाला पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से आता है, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से समझ आना शुरू होती है। नो डाउट इनऑर्गेनिक के बाकी चैप्टर से भी रिलेट हो जाता है अच्छे से सारा कुछ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो और भी अच्छे से समझ आनी शुरू होती है जब ये वाला पार्ट आपका क्लियर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो लेक्चर नंबर आपका ये था आज का, जो हमारा हेडिंग था, ये हमारा हेडिंग आज पूरा हो गया। अगले लेक्चर में हम अब क्या करेंगे, अब आएगा एंडिंग, ठीक है। जैसे किसी सस्पेंस फिल्म का होता है ना कि सारी फिल्म देख लो, और अगर एंड ही नहीं देखा तो कुछ पिछला पता ही नहीं लगेगा कि चल क्या रहा है फिल्म में। एंड मान लो फिल्म देख ली सारी सस्पेंस फिल्म, और उसका सस्पेंस जो एंड में खुलेगा फिल्म का जाके, एंड में जाके पता लगता कि इसका भाई कातिल तो ये था, ठीक है। ऐसा कुछ सीन आता है जिससे सारा राज खुलता है उसमें फिल्म में।
तो इसी तरह इसमें भी है, अगर आपने उस फिल्म का एंड नहीं देखा तो फिल्म सारी बेकार है, बाकी फिल्म देखने का कोई मतलब ही नहीं। उसी तरह जैसे हम सारे लेक्चर्स हमने पढ़ लिए, अब इसका जो आखिरी लेक्चर है इस सीरीज का, अगर वो नहीं किया तो स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, ठीक है। समझ आ जाएगा सारा कुछ ये कैसे ऐसे किया, क्योंकि वहां हम करने जा रहे हैं एक ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक जो कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए पेपर में, ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर आप सारा स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब सारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, सारा कुछ इमीडिएटली आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन वो ट्रिक तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको ये पार्ट आएगा, जो हमने ये हेडिंग पढ़ा ना, इस हेडिंग के अंदर जितनी भी कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, आपको ये अगले लेक्चर तक हर हाल में याद होना चाहिए कि किस कॉम्बिनेशन से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। 7+0 में क्या बनता है, 6+1 में क्या बनता है, 5+2 में, चुटकियों में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर में हम वो ट्रिक करने जा रहे हैं जिससे मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स एक ही ट्रिक से बता दूंगा कि एक ही ट्रिक से कैसे सारे स्ट्रक्चर आप कितनी आसानी से सॉल्व कर लोगे, चाहे वो जेई एडवांस हो, जेई मेन हो, या फिर आपका जेई नीट का पेपर हो, या बोर्ड का पेपर हो, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक ऐसी ट्रिक के साथ जो आपको सारी स्ट्रक्चर पूरे अच्छे से सिखा देगी। इसलिए इसको तब तक याद करके रखो, कॉम्बिनेशंस और उनसे बनने वाले सारे स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।